नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारतीय राजनीति में वैसे तो आए दिन बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। हर घटना का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन फिलहाल दो घटनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली घटना तो राहुल गांधी का जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो, और दूसरा अपने बंगलौर में इस समय कांग्रेस और 26 विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही वो। ये दोनों घटनाएं घट रही हैं, इनके जो भी परिणाम सामने आएंगे वो परिणाम भारतीय राजनीति में बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालेंगे, इसमें ये बात तय समझिए। अब आगे की बात शुरू करने के पहले थोड़ा सा ये देखें कि इन घटनाओं के आने की नौबत कैसे आई। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों घटनाएं घटनी ही थी देर सवेर राहुल गांधी को मुकदमे में फंस करके सुप्रीम कोर्ट जाना ही था, वो गए, और देर सवेर विपक्षी दलों की गठबंधन बैठक होनी थी, वो भी हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों घटनाओं के सूत्रधार अपने प्रधान सेवक हैं, जिन्होंने इन दोनों घटनाओं की नींव तभी डाल दी थी जब वो आए थे। अब ये कैसे है, ये उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बात शुरू करूंगा 2004 से, जब अपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का प्रधानमंत्री चला गया था और उनके जाने के बाद कांग्रेस की 10 साल की सरकार बनी थी। इन 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरा मतलब है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने अपने प्रयासों से कोशिश की कि कांग्रेस की सरकार हट जाए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी कई वजह थी, एक तो जो भी वजह थी, लेकिन मुख्य वजह एक ये भी थी कि आडवाणी का उतना प्रभावमंडल नहीं था जितना अटल बिहारी वाजपेयी का था, और दूसरी जाहिर सी बात है कि तब तक भारतीय जनता पार्टी एक काफी हद तक उसूलों सिद्धांतों में यकीन रखने वाली पार्टी थी, जिसके पास संसाधनों की भी उतनी बहुतायत नहीं थी जितनी अब है। इस मौके पर अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी साहब आए, वो समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उस समय भारतीय जनता पार्टी और उसका जो प्रणेता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल की सरकार में सरकार का मजा चखने के बावजूद और फिर 10 साल पैदल रहने के बावजूद दोनों ही बहुत ज्यादा हताशा के शिकार थे। ऐसे में मोदी ने कमान संभाली, और उनके पास दो चीजें बहुत ऐसी थी जो भारतीय जनता के पास नहीं थी। गुजरात का मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास अडानी और अंबानी दोनों की मित्रता थी, जिनके पास पैसों का भरमार था, और दूसरी चीज ये है कि वो एक तरीके से मतलब झूठ बोलने और साजिश की राजनीति करने में उनको निष्णात हासिल थी। वो गुजरात में ऐसा करके दिखा चुके थे, और वही प्रोपेगेंडा उन्होंने यहाँ भी करने का मन बना रखा था। ऐसी खबरें बहुत लिखत पढ़त में सामने नहीं आती, लेकिन बात पे पता चल जाता है। उन्होंने संघ के सामने और सबके सामने एक शर्त रखी कि जो कुछ कहूँगा मैं करूँगा, बाकी आप लोग देखिएगा, और ऐसा उन्होंने किया। अडानी और अंबानी के साथ के चलते जब मोदी जी फ्रंट लाइन पे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, तो मोदी जी ने, अडानी ने और अंबानी ने पूरी की पूरी भारतीय राजनीति को, राष्ट्रीय स्वयं संघ को और भाजपा को हाईजैक कर लिया, और अपने जुमलेदार भाषणों से और झूठ के सहारे जो झूठे वादे उन्होंने किए, मोदी जी ने जनता को भ्रमित करके सत्ता भी हत्या ली। अब इसके बाद उन्होंने एक तरीके से तीन दिशा में काम शुरू किया। पहला, हालांकि कांग्रेस बहुत ही कम सीटें पाई थी, पहली बार तो शायद 44 ही पाई थी, दूसरी बार शायद 52 पाई है, लेकिन अपने दूरदर्शी नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि राहुल गांधी राजनीति के केंद्र में हैं और रहेंगे। इस नाते जो संघ की बहुत पुरानी रणनीति है उन्होंने अपनाई और राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू किया है, तो उन्होंने पहला काम किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि जनता को भ्रमित करने के लिए लगातार झूठ और जुमलों से उन्होंने की झड़ी लगा दी कि नोटबंदी की और क्या नाम है, ये का तमाम बातें, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। और तीसरा काम उन्होंने किया जो उनको करना ही था मजबूरी में, कि उनको दरअसल उनकी जो राजनीति का जो विरोधाभास था वो बहुत शुरू से स्पष्ट था कि उनको दरअसल हित तो साधने थे अडानी अंबानी और उनके जैसे सरमाएदारों के, और लेकिन वोट उनको जनता से लेना था। इसलिए इस भ्रमजाल से निपटने के लिए उन्होंने लगातार झूठ बोलने और जुमलेबाजी का सहारा लिया। एक काम उन्होंने साथ साथ और किया कि ये जो झूठ और जुमले थे ये बहुत जल्दी लोगों की समझ में ना आ जाए और जनता में इनको ना समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने विपक्ष के ऊपर बड़ा जबरदस्त शिकंजा कसा। और जैसा अब तो खैर वो शुरू से ही चल रहा था, अब आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया। ईडी और क्या नाम सीबीआई के चलते उन्होंने
ये पूरा पूरा मतलब पूरा संजाल रचा कि विपक्ष को उभरने न दिया जाए, और इसके लिए उनको जो है प्रधान सेवक को संजय मिश्रा जैसे ईडी के डायरेक्टर भी मिल गए या कहीं उनको लेकर के आए। ये सिलसिला चल रहा था और इस सिलसिले के साथ अपने प्रधान सेवक ने पहला चुनाव भी जीता और उसके बाद दूसरा चुनाव भी जीता उन्होंने। इस बीच में एक चीज और हो रही थी जिसके चलते अपने प्रधान सेवक को उसका फायदा हुआ, वो ये हुआ कि विपक्षी बाकी छोटे जो विपक्षी दल थे वो तो उनका मतलब उतना उनका सीमा विस्तार ही उतना नहीं था कि वो भारत मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय दल नहीं थे, और जो एकमात्र राष्ट्रीय दल था कांग्रेस, उसके जो नेता थे राहुल गांधी, वो पुराने कांग्रेसियों के ही शिकंजे में फंसे हुए थे और उसमें से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। जैसा मैं पहले भी एक आध बार बता चुका हूँ, ये पप्पू नाम उनको भाजपा ने नहीं दिया, पप्पू नाम उनको पुराने कांग्रेसियों ने ही दिया जिसको भाजपा ने लपक लिया। बहरहाल ये सब सिलसिला चल रहा था। 5 साल के बाद फिर यहाँ एक चीज और हुई कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो वो कांग्रेसी परंपरा के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लगभग साफ सुथरा शासन चलाया। अपने मोदी जी के साथ आने के बाद ही स्थितियां एकदम से बदल गई। जैसी जुमलेबाजी और साजिश की राजनीति मोदी जी ने शुरू की, उसको देख करके एक तरीके से पूरा विपक्ष जो था पहले 5 साल तो भौचक्का ही रहा, लेकिन बहरहाल दूसरे 5 साल में उसने संभलना शुरू किया, जिसकी शुरुआत कई जगहों से हुई। पहले तो राहुल गांधी ने कमान संभाले और उन्होंने लोकसभा में तमाम चीजें उठानी शुरू की, और जब वो उसी समय एक बात और हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जिसमें अडानी और अपने प्रधान सेवक के कनेक्शन जो थे वो उजागर हो गए। इस चीज को जब लोकसभा में राहुल गांधी लगातार उठाने लगे तो अपने प्रधान सेवक ने गुजरात में, क्योंकि गुजरात एक तरीके से उनका गढ़ रहा है और गुजरात में इतने लंबे शासन के चलते हर जगह उनके मोहरे फिट हैं, तो उन्होंने गुजरात की न्यायपालिका के आश्रय जो साजिश करके अपने राहुल गांधी की सदस्यता भी ले ली और बंगला भी ले लिया, और मुकदमा उसी चीज का मुकदमा जो है अब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। दूसरी तरफ जितने विपक्षी दल थे वो भी घबरा गए ईडी और सीबीआई की उसके चलते, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जय है, तो उसकी जब अति हो गई तो फिर विपक्षी दलों ने भी डरना बंद कर दिया और कहा जो होगा देखा जाएगा। इसी बीच अपने राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐसा एक्शन ले लिया जो उनसे अपेक्षित नहीं था, लोग सोच नहीं पाए थे कि वैसा करेंगे, पर उन्होंने कर डाला। भारत यात्रा पे निकल पड़े। उस भारत यात्रा से उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें बहुत भयानक इजाफा हुआ और वो पूरी छवि तार हो गई जैसी मोदी एंड कंपनी ने उनको लेकर के बनाई थी, और लोग समझ गए कि ये तो बहुत कुल मिला के कायदे के आदमी है, पढ़े लिखे बड़े आदमी है, और जनता उनके पीछे चल पड़ी, जिसका नतीजा भी तत्काल सामने आया। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें राहुल गांधी की झोली में गिरी। इस बीच जो बाकी विपक्षी दल थे, बाकी विपक्षी दलों ने भी एकाकी कोशिश शुरू कर दी। वो समझ गए कि मोदी जी की साजिशी और वैसी राजनीति से उबरने के लिए बिना एक हुए काम नहीं चलेगा, और इस चीज की शुरुआत अपने नीतीश कुमार ने की। और चूंकि स्वाभाविक रूप से बाकी विपक्षी दल जितने हैं वो सब क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस उसमें एक बात राष्ट्रीय दल है, इस नाते कुल मिलाकर के चाहते न चाहते भी उसकी विपक्षी एका की कमान कांग्रेस के हाथों में धीरे धीरे अपने आप आने लगी। उसमें एक आध बार केजरीवाल जैसे विघ्न संतोषी भी थे, उनको सोनिया गांधी ने अपने परिपक्व नेतृत्व से उनके मन की बात पूरी करके उनको चुप करा दिया। अब इस समय कुल मिला के स्थितियां यहीं पर आकर के खड़ी हैं लेकिन एक चीज और हुई साथ ही साथ इसमें, जब से राहुल गांधी ने चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू किया और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, तब से एक तरीके से देखा जाए तो अपने प्रधान सेवक हैं वो भी खंटी राजनीति के तो है ही हैं, उन्होंने वही सब काम करने शुरू कर दिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब वो जगह जगह घूम के जा रहे हैं। राहुल गांधी तो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन वो हर जगह जा करके वंदे एक्सप्रेस को झंडियां दिखा रहे हैं, तमाम जगह चले जाते हैं। वो भी कॉमन मैन होने का पूरा एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं, और वंदे भारत एक्सप्रेस को जगह जगह जाके हरी झंडी दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो जब कांग्रेस का अलायंस हुआ 26 दलों के साथ, तो अपने प्रधान सेवक ने कहा कि मैं भी कोई कम थोड़े, उन्होंने भी कहा कि मैं 30 दलों के साथ अलायंस करूंगा, जिसकी बैठक जो है फिलहाल कल वो भी उसकी बैठक लेंगे। इस बीच एक न्यूज चैनल जो है न्यूज चैनल 24 है, उसने एक सर्वे किया। उस एक काल्पनिक नाम फिलहाल सोनिया गांधी वाली कांग्रेस और उस अलायंस को दिया गया है पीडीए, और इनका जो है एनडीए है। तो जो एक न्यूज चैनल जो है 24 उसने भी फिलहाल सर्वे कराया। उस सर्वे में ये बात सामने है कि करीब 70% लोग
सोनिया गांधी वाली अलायंस को पसंद कर रहे हैं और करीब 30% लोग प्रधान सेवक वाले अलायंस को पसंद कर रहे हैं। और कुछ बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो ये मोटा मोटा आंकड़ा से सामने आया। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आंकड़ा सामने आया 30 और 70 का, तो एक तरीके से देखा जाए तो अपने क्या नाम है बढ़त जो है वो अपने सोनिया गांधी वाले जो 26 दलों गठबंधन उसको मिल रही है। अब देखिए कल अपने मोदी साहब भी मीटिंग करने जा रहे हैं, उनका दावा है कि 30 दल उनके साथ है। बहर जो है ये तो सब चली रही है, लेकिन अब बाद में पेज जो है लास्ट में पेज यही फंस रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता का। अगर वो सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको वापस मिल जाती है तो ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जो है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के बरक्स सामने आके खड़े हो जाएंगे। और जैसे कि खबरें सुनने में आ रही, पता नहीं सच है या गलत है मुझे नहीं मालूम, कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो राहुल मोदी जी के चुनाव क्षेत्र से ही लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तब तो चीज़ें बहुत ही दिलचस्प हो जाएंगी, देखिए क्या होता है। बहरहाल इतना कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि राहुल गांधी जिनको पप्पू कह के भारतीय जनता पार्टी वाले बदनाम कर रहे थे, आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो स्टेप राहुल गांधी ले रहे हैं उसी स्टेप के पीछे पीछे अपने प्रधान सेवक भी चल रहे हैं। और अगर कहीं जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की मुकदमे में उनको राहत दे दी, तो फिर ये मान के चलिए कि राहुल गांधी अपने नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरेंगे। उसके बाद जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।